Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 131। इससे पहले कि इशिता गन तक पहुंचती, अरुण ने आगे बढ़कर जल्दी से गन उठा लिया और उसे इशिता पर तान दिया। ये देखकर सब चौंक गए। इशिता उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए दांत पीसते हुए बोली, अरुण तुम मुझ पर गोली चलाओगे? क्यों नहीं चला सकता मैं तुम पर गोली? बोलो इशिता, तुमने सारी हदें पार कर अब मुझे क्या बोलकर तुम रोकने वाली हो? अरुण ने उसे नफरत से देखते हुए कहा। उसके शब्दों में बेहद गुस्सा भरा था। उसकी बातें सुनकर इशिता होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराई और दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, नहीं अरुण, ये तुमसे नहीं होगा। तुम गोली नहीं चला सकते। तुम अरुण खुराना हो, इशिता मेहरा नहीं। गोली चलाने की हिम्मत तुम में नहीं है। पाखी इशिता की बातें सुन रही थी। उसने उसके एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गई कि इशिता क्या करने की कोशिश कर रही है। पाखी ने अरुण के पास आकर उसे समझाते हुए कहा, नहीं अरुण जी, ये आपको उकसा रही हैं, प्लीज़ इसकी बातों में मत आइएगा। ये आपको गोली चलाने पर मजबूर कर रही है, प्लीज़ अरुण जी इसकी बातों में मत आइए। पाखी की तरह ही रोहित ने भी अरुण को समझाते हुए कहा, नहीं पाखी ठीक कह रही हैं, ये तुझे भी अपने साथ जेल ले जाना चाहती है, गोली मत चलाना अरुण। महेंद्र और अर्पणा ने भी अरुण को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, गोली नहीं चलाना, इसकी बातों में मत आ बेटा। इशिता जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगी और क्लैपिंग करते हुए बोली, क्यों डर गए? अपने घर वालों, अपनी बीवी, सबकी बातें सुनकर डर गए? मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे नहीं होगा। इशिता को बीच में ही टोकते हुए अरुण ने कहा, स्टॉप इशिता, देन आई विल शूट यू। तो चलाओ न, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझ पर गोली चला सको, इशिता ने फिर से अरुण को उकसाते हुए कहा। पाखी ने अरुण को समझाते हुए कहा, नहीं अरुण जी, आप इसकी बात मत सुनिए, ये आपको बहका रही है। पाखी अरुण को समझा रही थी और इशिता दोनों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। इशिता की हंसी अरुण को चिढ़ा रही थी। तभी अरुण ने टिगा पर उंगली रख दी तो पाखी इशिता के सामने खड़ी हो गई। पाखी सामने से हटो, अरुण ने गुस्से में कहा तो पाखी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अरुण जी, आप गुस्से में हैं, हम आपको कोई गलती नहीं करने दे सकते। अरुण ने 2-3 बार और कहा पर पाखी नहीं हटी। थक हार कर अरुण ने हवा में एक फायरिंग की तो सबने अपने कान ढक लिए। तभी काव्या और चिराग पुलिस के साथ अंदर आए। काव्या ने रोहित के पास जाते हुए कहा, हमें देर तो नहीं हुई ना आने में? रोहित ने उसकी बातों पर सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तभी इंस्पेक्टर के इशारे पर लेडीज कांस्टेबल ने इशिता के हाथों में हथकड़ी पहनाई। इंस्पेक्टर ने अरुण के पास आकर कहा, देखिए मिस्टर खुराना, आपको मैं यही सलाह दूंगा, इस बार आप कंप्लेन वापस न ले। इंस्पेक्टर की बातों पर अरुण बोला, डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जब लेडी कांस्टेबल इशिता को ले जा रही थी तभी इशिता ने जाते हुए ही अरुण और पाखी को घूर कर देखा और मन ही मन खुद से बोली, कितने दिन और कितने दिन तक बचोगी मुझसे पाखी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। अर्पणा ने अरुण को गले लगाते हुए कहा, तुम इतनी परेशानी में थे और हम में से किसी को इसके बारे में पता भी नहीं लगने दिया। उससे अलग होकर पाखी और अरुण को देखते हुए बोली, चलो अपने घर चलो। अरुण ने स्माइल करते हुए अपनी मां को देखा और सब साथ जाने लगे। तभी अरुण का फोन रिंग हुआ। अरुण ने देखा कॉल आरव की है। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आरव की घबराई हुई आवाज आई, भाई वो क्या हुआ, तू इतना पैनिक क्यों है? अरुण ने उसे घबराते देखकर पूछा तो आरव ने कहा, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो चीकू हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या चीकू हॉस्पिटल में एडमिट है? पर क्यों? अरुण ने तुरंत सवाल किया।
वो भाई चीकू ने अपनी रिस्ट कट कर ली। आरव ने डरते हुए अपनी बात पूरी की तो अरुण चौंक गया। उसने जल्दी से कहा मैं अभी आ रहा हूँ। बोलने के साथ उसने कॉल कट किया और अपने माँ पापा को तरफ देखते हुए कहा माँ चीकू हॉस्पिटल में है। सब उसकी बातें सुनकर हैरान थे। कुछ देर में वो सभी हॉस्पिटल में थे। रोहित ने अरुण से कहा कहीं माही को सब पता तो नहीं चल गया। आरव एक कोने में सर झुकाए खड़ा था। अरुण ने रोहित की बात सुनकर आरव के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला मुझे बता हुआ क्या था। आरव ने कहा आप सब घर में नहीं थे तो मैंने सर्वेंट से माही के बारे में पूछा। उनसे पता चला चीकू ने खाना नहीं खाया है तो मैं अपना और चीकू दोनों का खाना लेकर उसके रूम गया तो देखा चीकू बैग पे लेटी थी। उसका एक हाथ बैग से लटक रहा। उसने अपनी कलाई कट कर रखी थी। आरव ने सब बताया तो सब ये सुनकर हैरान थे। आरव की आंखें आंसू से भरी थी। पाखी और काव्या ने एक दूसरे को देखा। काव्या ने कहा कहीं माही को सब कुछ पता तो नहीं चल गया था। अरुण ने आरव से फिर से सवाल किया क्या चीकू को फोटोग्राफ के बारे में पता था। एपिसोड 132। आरव ने नमे सर हिलाते हुए कहा नहीं उसे फोटोग्राफ के बारे में नहीं पता था पर उसे पता था आप उसके और मयंक के बारे में सब जानते हैं। पर ये उसे पता कैसे चला जब मैंने उससे बात ही नहीं की इस बारे में। अरुण ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा तो आरव ने नजरें झुका ली। अरुण ने उसकी झुकी नजरें देखकर गुस्से में बोला क्या तूने उसे कुछ कहा। अरुण के पूछने पर आरव ने हाँ में सर हिला दिया। अरुण ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा आरव ये तूने क्या किया। मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मैं जानता था वो ऐसा ही कुछ करेगी। अरुण गुस्से में बोले जा रहा था। आरव चुपचाप उसकी डांट सुने जा रहा था। पाखी और काव्या दोनों एक साइड में खड़ी थीं। अर्पणा और महेंद्र दोनों उनसे कुछ दूरी पर बैठे थे। उन्हें ये तो समझ नहीं आ रहा था आखिर माही ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों। क्योंकि जब सबने उस वीडियोस को देखा तो जहां पर इशिता ने माही का नाम लिया था वहां के साउंड मिसिंग थे। अरुण ने कम शब्दों में ही पर पाखी और रोहित को बता दिया था। रात के 12 बज रहे थे और सभी हॉस्पिटल में थे। अंदर माही का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी हॉस्पिटल के ऊपरी फ्लोर पर मयंक भी एडमिट था। सभी लोग कॉरिडोर में खड़े थे। तभी वहां रितिका और रिवान आए। रिवान रोहित अरुण आरव जहां खड़े थे उनके पास जाकर खड़ा हो गया और रोहित से बात करने लगा। रितिका ने पाखी और काव्या के पास जाकर कहा माही कैसी है अब। काव्या ने कहा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर ने अभी कुछ बताया नहीं। काव्या की बात सुनकर रितिका ने बेख्याली में दोनों हाथों को मसलते हुए मुंह में बड़बड़ाई मैंने सोचा नहीं था माही इतना बड़ा कदम उठा लेगी। रितिका की बात किसी ने नहीं सुनी पर उसके पास ही खड़ी काव्या ने सुन लिया। काव्या ने चौंकते हुए कहा क्या कहा तुमने। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती थी। काव्या की आवाज सुनकर रितिका ने उसकी तरफ देखा। पाखी भी उसे हैरानी से देखने लगी। पाखी ने रितिका का हाथ पकड़ उसे प्यार से समझाते हुए कहा देखो रितिका तुम जानती हो माही की क्या हालत थी। तुम जो भी जानती हो प्लीज हमें वो बताओ। रितिका पाखी का हाथ पकड़ते हुए बोली पाखी मैं दिन में हॉस्पिटल आई थी माही भी आई थी। उसकी बात सुनकर काव्या बोली क्यों पर तुम दोनों हॉस्पिटल क्यों आए थे। वो मयंक हॉस्पिटल में एडमिट था। रितिका ने दोनों को देखते हुए कहा पर मयंक जी को क्या हुआ वो क्यों हॉस्पिटल में एडमिट थे। पाखी ने पूछा तो रितिका ने कहा वो इसलिए क्योंकि उन्हें अरुण भैया ने मारा था ऑफिस में। आरव उसे हॉस्पिटल ले आए थे। माही ने जब मुझे ये बताया तो मैं भी हॉस्पिटल आ गई। रितिका की बातें सुनकर पाखी चौंक गई। उसने हैरानी के भाव से कहा पर अरुण जी मयंक को क्यों मारेंगे। काव्या का भी यही सवाल था। माही का बॉयफ्रेंड है ये तो सबको पता चल गया था पर वो बॉयफ्रेंड कौन है ये किसी को पता नहीं था। रितिका ने दोनों को सवालियों नजरों से देखते हुए कहा क्योंकि मयंक ही माही का बॉयफ्रेंड है। रितिका की बात सुनकर पाखी और काव्या ने एक दूसरे को देखा।
उन्होंने तो सोचा भी नहीं था माही का बॉयफ्रेंड मयंक होगा। दोनों तो अभी तक यही समझ रहे थे शायद माही के कॉलेज में ही कोई है। काव्या ने रितिका की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, देखो हमें सब बताओ, तुम्हारे हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ हुआ क्या था। रितिका ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। फ्लैशबैक। रितिका के ये कहने पर कि मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है मयंक से मिलने से, ये सुनकर माही में भी हिम्मत आ गई थी। वो मयंक से मिलने बिना किसी बात की परवाह किए अंदर चली गई थी। रितिका आरव के सामने खड़ी उसे घूर रही थी। तभी आरव का फोन रिंग हुआ और वो अरुण से बात करने लगा। अरुण की बात सुनकर उसे भी झटका लगा था, पर उसने वैसा ही करने का सोचा जैसा अरुण ने उसे करने के लिए कहा था। अरुण से बात करने के बाद आरव ने रितिका की तरफ देखा और जाने लगा, पर तभी रितिका ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे सवालों जा जवाब दो। आरव, क्या प्यार करने के राइट सिर्फ खुराना ब्रदर के पास हैं, बोलो। जब तुम अपनी बहन को ही समझ नहीं सकते तो तुम मुझे क्या समझोगे। जब तुम उसके प्यार को ही समझ नहीं सकते तुम मेरे प्यार को क्या समझोगे। जब रितिका ने ये कहा तो आरव ने उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट रितिका, तुम जानती भी हो उसके प्यार की वजह से क्या हुआ, भाई भाभी का डाइवोर्स उसकी वजह से हुआ है। आरव की बातों पर रितिका ने उसे चौंक कर देखा। हाँ, उसके प्यार के वजह से ही दो प्यार करने वाले अलग हो गए, बिकॉज ऑफ हर। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो रितिका ने भी उससे नजरें मिलाए हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो आरव। एपिसोड 133। माही से बात करने के बाद आरव अपने रूम में चला गया था और सबके बारे में सोच रहा था जो भी उसके घर में इतने दिन से हो रहा था। वो अरुण के रूम में गया और उसके रूम में कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे वो फोटोज मिल गए। उसे देखकर वो कुछ कहानी समझने लगा। फिर उसने अपने किसी आदमी से बात की तो उसके आदमी ने कुछ ही देर में उसे अरुण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसे ये भी पता चल गया था कि इशिता इन फोटोग्राफ को लेकर अरुण को ब्लैकमेल कर रही हैं। और तभी वो एक बार फिर गुस्से में माही के रूम में उससे बात करने गया, पर माही को वहां ना पाकर वो समझ गया कि वो हॉस्पिटल गई होगी, इसलिए वो भी हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल आकर उसे रितिका और माही दोनों ही मिल गए थे। दोनों को देखकर आरव का गुस्सा उस पर और हावी हो गया था। रितिका ने उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या सच में अरुण और पाखी के रिश्ते की टूटने की वजह माही और मयंक है? वो निशब्द हो गई थी। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे कि अब वो क्या कहें। आरव ने रितिका की बाहें पकड़ कहा, इशिता के पास माही और मयंक के प्राइवेट मोमेंट की फोटोज हैं जिसे दिखाकर वो भाई को ब्लैकमेल कर रही हैं। उसने ही भाई और भाभी का डाइवोर्स करवाया है, वही है उसके वजह से ही आज भाभी घर छोड़कर चली गईं। रितिका हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसे इशिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरव को देखा जो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। रितिका तुरंत उसके गले लग गई। आरव ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो आरव की पीठ सहलाते हुए बोली, आई एम सॉरी आरव, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बोलते हुए उसकी नजरें सामने लगे ग्लास डोर पर गई। उसमें उसे माही का रिफ्लेक्शन दिखा। माही के रिफ्लेक्शन को देखकर रितिका मन ही मन खुद से बोली, ओह नो, क्या माही ने सब सुन लिया? नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माही ने सब सुन लिया होगा तो वो क्या सोचेगी? आरव के गले लगी रितिका ये सब सोच रही थी। रितिका को ढूंढते हुए माही उस तरफ चली गई थी और उसने दोनों की बातें सुन ली थीं। माही की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए हॉस्पिटल से भागते हुए बाहर आई। वो कुछ ही देर में अपने रूम में थी। वो मिरर के सामने खड़ी रो रही थी। उसने खुद को 2-3 थप्पड़ मारते हुए बोली, माही तू कितनी बुरी है, तेरी वजह से तेरे भाई और भाभी का रिश्ता टूट गया। उसने एक थप्पड़ खुद को मारते हुए कहा, आई हेट माई सेल्फ, मुझे नफरत है अपने आप से।
मैं कैसे भाई का सामना करूंगी? मैं कैसे पाखी भाभी से माफ़ी मांगूंगी? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कमरे में बंद रोती रही और सोचती रही। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही समझती रही। ऐसे ही पूरी शाम निकल गई। रात ढलने पर वो बेड से उठी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे, जैसे उसने कोई कठोर फैसला कर लिया हो। वो गई और फ्रूट बास्केट में से चाकू उठा लाई। उसने चाकू अपने हाथ पर रखा और आंखें बंद करते हुए उसने एक गहरा कट अपनी कलाई पर लगा लिया। चाकू के साथ उसकी कलाई से खून भी टपकने लगा। वो कुछ सेकंड तो ऐसे ही खड़ी रही, पर अगले पल ही वो धड़ाम से बेड पर गिर गई। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो गई। माही के बेहोश होने के कुछ ही मिनटों बाद आरव उसके रूम में खाना लेकर आया और उस देखकर हैरान रह गया। उसके हाथों से खाने की प्लेट गिर गई और भागता हुआ माही के पास पहुंचा। उसके कलाई पर कपड़ा बांध वो उसे हॉस्पिटल ले आया। फ्लैशबैक एंड। महेंद्र और अर्पणा को छोड़कर सबको पता चल गया था माही के साथ क्या हुआ था। अरुण ने एक बार फिर आरव की तरफ देखा तो आरव ने सर झुका लिया। तभी डोर खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखकर अर्पणा ने जल्दी से कहा, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने सख्त टोन में कहा, देखिए उनका काफ़ी खून बह गया है। वी नीड ब्लड। आप में से किस किस का ब्लड AB पॉजिटिव है? डॉक्टर के पूछने पर अरुण और आरव ने दोनों ने एक साथ कहा हमारा। बोलने के साथ ही दोनों एक दूसरे को देखा और फिर डॉक्टर को देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, क्या कोई और भी डोनर है? डॉक्टर के पूछने पर अरुण के माथे पर सलवटें आ गई और उसने भौहें को सिकुड़ लिया और बोला, क्या वो ठीक नहीं है? डॉक्टर ने नमे सर हिलाते हुए कहा, शी इज़ इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। उनका बहुत खून बह गया है। अगर आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो और ब्लड अरेंज करिए। आप दोनों के ब्लड देने के बाद भी हमें और ब्लड चाहिए। डॉक्टर, मेरा भी ग्रुप AB पॉजिटिव है, महेंद्र ने डॉक्टर के पास आते हुए कहा। डॉक्टर ने दोनों हाथ जोड़ लिए और सर झुका लिया। वो सर झुकाए हुए ही बोला, आई एम सॉरी सर, पर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तभी रोहित ने कहा, अभिषेक का AB पॉजिटिव है यार, पर वो अभी अमेरिका में है। सीट बोलते हुए उसने हाथ दीवार पर मारा। रोहित ने एक बार सबकी तरफ देखा। सभी सर झुकाए हुए थे। तभी रितिका ने कहा, भाई का है AB पॉजिटिव। तो सबने उसकी तरफ देखा। तभी काव्या ने कहा, पर ऋषभ यहाँ है। कहा वो तो अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी रिवान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, वो सुबह तक दिल्ली में होगा, वो वापस आ रहा है। रिवान की बात सुनकर रोहित बोला, डॉक्टर जब तक आप इनसे ब्लड ले, एक डोनर और है, वो सुबह तक आ जाएगा। अपनी बात पूरी करते हुए रोहित ने रितिका की तरफ देखा तो रितिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं भाई को इन्फॉर्म करती हूँ, वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाए। बोलने के साथ ही वो कॉल करते हुए उनसे थोड़ा दूर चली गई। ऋषभ गहरी नींद में सो रहा था। बार बार फोन की रिंग ने उसे नींद से जगा ही दिया। ऋषभ ने जब देखा कि कॉल रितिका की है तो टाइम देखकर वो चौंक गया। रात के 2 बज रहे थे। इस टाइम रितिका की कॉल, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? खुद से बोलते हुए ऋषभ ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से रितिका ने अपनी घबराई हुई आवाज में ऋषभ को सब बता दिया। उसकी पूरी बात सुनकर ऋषभ बोला, ठीक है, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आऊँगा। तुम सबसे कहना ज्यादा परेशान ना हो, मैं माही को ब्लड डोनेट करूँगा। रितिका से बात करने के बाद ऋषभ ने सोचते हुए खुद से कहा, इस 1 महीने में दिल्ली में इतना कुछ हो गया। बोलने के साथ ही उसकी नज़र दूसरी सीट पर सोई पंछी पर गई। पंछी को देखते हुए उसने खुद से कहा, पंछी के साथ हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं, अभी पंछी का सबके सामने आना सही नहीं होगा, ये सही टाइम नहीं है पंछी को सबसे मिलवाने का। उसने अपना फ़ोन लिया और एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। एपिसोड 134।
अरुण और आरव दोनों एक साथ एक ही रूम में अलग अलग हॉस्पिटल बेड पर थे। उन दोनों के शरीर से निकलकर खून बोतल में इकट्ठा हो रहा था। वो दोनों ही अपनी चीकू को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। अरुण की आंखों के सामने माही का चेहरा बार बार आ रहा था। उसे माही की शरारतें, उसका जिद करना, आरव और माही की लड़ाई, ये सारे नज़ारे उसकी आंखों के सामने कौंध गए थे। आरव भी यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो उसके आंखों के कोने से बह निकले। उसने अपना सर दूसरी तरफ झुका लिया। अरुण ने जेब उसकी तरफ देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो रो रहा है। ऋषभ का मैसेज मिलने के कुछ ही देर बाद रिवान स्टेशन के लिए निकल गया था। ब्लड लेने के बाद उन्हें कुछ देर तक डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा था तो दोनों वही उसी रूम कुछ देर तक रहे। जब डॉक्टर उनके पास आया तो अरुण ने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अरुण के कहने पर डॉक्टर ने कर्टन्स को एक तरफ कर दिया। ग्लास वॉल से दोनों ही बेहोश पड़ी माही को देख रहे थे। उसकी मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। माही को देखते हुए अरुण की भी आंखें भर आई और उसने दर्द के एक घुट को अपने गले से नीचे उतारा। आरव ने माही को देखते हुए ही अरुण से कहा, आई एम सॉरी भाई, मुझे माही को वो सब नहीं बताना चाहिए था। अरुण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आखिर वो अब तक खामोश किस लिए था? वो क्यों चुपचाप इशिता की बात मान रहा था? इसलिए न कि माही को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। पर अंत में वही हुआ जिसका उसे डर था। उसकी जान आज खतरे में है तो वो भी उसके भाई की वजह से। अरुण आरव से कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर उसने हालातों को देखकर अपने होठों पर खामोशी का ताला लगा लिया था। सब बाहर ऐसे ही उदास बैठे थे। अर्पणा के आंसू सूख गए थे। एक दुख ने सबके चेहरे पर अपना डेरा डाला हुआ था। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर रिवान के पहुंचने के कुछ ही देर बाद ऋषभ की ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। ऋषभ आगे था और पंछी उसके पीछे। रिवान के सामने आकर ऋषभ बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा, तू इसे लेकर मेरे फ्लैट जा। ऋषभ के बोलने पर रिवान ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, किसे लेकर जाओ तेरे? अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी आवाज गले में अटक गई, क्योंकि उसके बोलते हुए ही ऋषभ पंछी के सामने से हट गया और रिवान उसे देखकर शॉक्ड रह गया। ये तो बिल्कुल। रिवान को बीच में ही रोकते हुए ऋषभ बोला, रिवान हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, तुम पंछी को मेरे फ्लैट ड्रॉप कर दो। रिवान से बात कर ऋषभ पीछे मुड़ा और पंछी से बोला, तुम जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ऋषभ की बातों पर पंछी ने बस हाँ में सर हिला दिया। रिवान पंछी के पीछे पीछे चलते हुए मन ही मन खुद से बोला, आई कांट बिलीव। ऋषभ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके आते ही वो सीधा ब्लड डोनेट करने चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब वो बाहर आया तो उसका सामना सबसे पहले अरुण से हुआ। अरुण ने उसे हग कर लिया और उसके गले लगे हुए ही बोला, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। अरे बस कितना थैंक्स बोलेगा? क्या माही मेरी बहन नहीं है? मैंने तो कभी माही रितिका डिफरेंस नहीं किया। वो दोनों ही मेरे लिए एक समान है, तो ये थैंक्स किस लिए? ये जो भी किया है मैंने अपनी बहन के लिए किया है। ऋषभ ने अरुण को समझाते हुए कहा। अर्पणा ने ऋषभ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम खुश रहो, हमेशा तुम्हारा शुक्रिया अदा करके तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगी। पर एक बात कहूंगी बेटा, जब भी माँ की याद आए तो इस माँ के पास जरूर आना। ऋषभ अर्पणा की बातें सुनकर खुश भी था और दुखी भी। वो आगे बढ़कर अर्पणा के गले लग गया। मिस्टर खुराना ने भी ऋषभ से बहुत कुछ कहा। सबसे इतना प्यार पाकर ऋषभ भी खुश था। उसे अंदर ही अंदर इस बात की खुशी थी, उसकी बहन ऐसे घर में शादी करके जाएगी जहां उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा, साथ ही माँ पापा भी जिसके प्यार के लिए वो दोनों न जाने कितना ही तरसे है। उसने रितिका को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋषभ रितिका के गले लगकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड चॉइस।
रितिका को उसकी बातें समझ नहीं आई। उसने ऋषभ की आंखों में सवालिया नजरों से देखा तो ऋषभ ने आंखों से इशारे कर आरव की तरफ देखने को कहा। रितिका धीरे से दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए बोली, आप जानते हो भाई। हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू खुश रहना बस। ऋषभ ने रितिका के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा। आप घर जाकर फ्रेश हो जाए, रितिका ने कहा तो ऋषभ ने मना करते हुए कहा, नहीं, जब तक माही को होश नहीं आ जाता मैं यहीं सबके साथ रहूंगा। ऋषभ भी दीवार से टिककर खड़ा हो गया। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र पाखी पर गई और वो उसे देखता ही रह गया। उसने पाखी को देखते हुए कहा, कुछ तो है जो सबसे छुपा है, जिसकी जड़ तक हमें जाना ही होगा। रिवान ड्राइव कर रहा था, रह रह कर उसकी नज़र पंछी पर जा रही थी। पंछी दिल्ली शहर को देख रही थी, उसे दिल्ली आकर बहुत अच्छा लग रहा था। रिवान, जो अब खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाया, उसने अचानक ही कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? रिवान की बात सुनकर पंछी बोली, जी पूछिए। आपके पापा कभी लखनऊ गए हैं क्या? जी नहीं तो, हम तो मुंबई में रहते हैं, रिवान की बातों का जवाब देते हुए पंछी ने कहा। रिवान उसकी बात सुनकर मन ही मन खुद से बोला, तो क्या पाखी के बाबा कभी मुंबई गए होंगे? एपिसोड 135। करीब 9 बजे डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए तो सब उन्हें देखकर एकदम से एक्टिव हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। सबकी नज़रों में एक सवाल था जिसे वो बखूबी समझ रहे थे। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। कुछ देर में उन्हें शायद होश भी आ जाए। डॉक्टर की बातें सुनकर सबने सुकून की सांस ली। डॉक्टर के कहेनुसार ही माही को आधे घंटे बाद ही होश आ गया था। अर्पना अंदर जाने लगी तो अरुण ने उसे रोकते हुए कहा, माँ मैं चीकू से मिलकर आता हूँ। अर्पना ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कदम पीछे ले लिए। अरुण अंदर गया तो माही ने उसे देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अरुण उसके पास बैठ गया। इतना गुस्सा है कि देखे भी नहीं। जैसे ही अरुण ने ये कहा, माही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राए गले से कहा, आई एम सॉरी भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ, भाभी और आपके दूर होने की वजह। स्टॉप, अब आगे कुछ मत कहना। कुछ भी बोलती है, कुछ भी सोचती है। किसने कहा तुझे ये सब तेरी वजह से हुआ? ऐसा कुछ नहीं चीकू, अरुण ने उसे बीच में रोकते हुए समझाते हुए कहा। पर भाई, माही को एक बार फिर अरुण ने बीच में रोकते हुए कहा, अपने भाई पर ट्रस्ट करती है ना? माही ने उसकी बातों पर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अरुण ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी ही तेरी और आरव की शादी होने वाली है। पर भाई, माही ने कुछ कहना चाहा। मैं जानता हूँ, तू चिंता मत कर, तेरी शादी मयंक से ही होगी। बोलते हुए उसने अपने कान पकड़े, फिर अपना कान पकड़ हुए ही आगे बोला, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। अपने भाई को माफ़ कर दे। आगे से तेरे होने वाले पति पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। भाई प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, मुझे आपसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। गलती मेरी भी है, मैंने अब तक आपसे सच छुपाए रखा। अरुण उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। अरुण के मिलने के बाद एक एक कर सभी माही से मिलने गए। ऋषभ भी माही से मिलकर फ्लैट चला गया था और अरुण ऊपर के फ्लोर पर जहां मयंक एडमिट था। जब अरुण मयंक के रूम में गया तो मयंक की मां उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। माही के साथ जो कुछ भी हुआ था मयंक को उसका कोई आइडिया नहीं था। अरुण को देखकर मयंक कुछ चौंक सा गया था। अरुण के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन थे। मयंक की मां अरुण को पहचानती थी तो वो अरुण को देखते ही खुश हो गई। इतना बड़ा आदमी जिसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, वो उसके बेटे से मिलने आया है, यही सोचकर वो खुश हो रही थी। वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ, मिसेज व्यास ने अरुण को देखते हुए कहा। अरुण उनके पास गया और झुककर उनके पैर छुए। उन्होंने अरुण के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया।
मयंक को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अभी भी चेहरे पर कंफ्यूजन लिए अरुण को देख रहा था। अरुण ने बड़े प्यार से होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए कहा, आंटी मुझे मयंक से अकेले में कुछ बात करनी है। अरुण की बातों पर मिसेज व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप दोनों बातें करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरुण ने उनकी बातों पर धीरे से सर हाँ में हिला दिया। उनके जाने के बाद एक बार फिर अरुण के चेहरे पर वही भाव थे। अरुण मयंक के सामने एक हाथ पेंट की जेब में डाले खड़ा था। उसने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम माही से प्यार करते हो? मयंक ने भी उससे नजरें मिलाते हुए कहा, हाँ बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा क्या कर सकते हो उसके लिए? अरुण ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा। कुछ भी सिवाय उसे छोड़ने के अलावा। मयंक बहुत सोच समझकर जवाब दे रहा था। वो अरुण के साथ इतने सालों से काम कर रहा था, वो अरुण को अच्छे से जानता था, इसलिए वो बिना उसके शब्दों के जाल में फंसे सटीक जवाब दे रहा था। 5 करोड़ विद ए न्यू मॉडल लग्जरियस कार और दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में तुम्हारा खुद का अपना घर, साथ ही गुड़गांव की प्रोडक्शन फैक्ट्री, ये सब तुम्हें तुम्हारे एक हाँ कहने पर मिल जाएगा, जिसे खुद अपने दम पर हासिल करने के लिए तुम्हारी ये जिंदगी भी कम पड़ेगी तुम्हें। अरुण ने मयंक को ऑफर दिया। तो आप माही के प्यार की कीमत लगा रहे? मयंक ने निश्चित भाव से कहा, मानो उसे ऐसे ही किसी बात जा पहले से अंदाजा हो। अरुण ने मयंक की बातों पर कहा, माही के प्यार की नहीं, तुम्हारे प्यार की कीमत लग रही है, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मयंक हल्के से सिर झुकाकर मुस्कुराया और बोला, सर आप जानते हैं, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरते हैं तो आपके राइवल्स मुझे आपको धोखा देने के लिए ऐसे ही न जाने कितने ऑफर देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं मुझे खरीदने की। जब आज तक मैंने अपने काम से बेवफाई नहीं की तो मैं अपने प्यार से बेवफाई कैसे कर सकता हूँ सर? मैं जानता हूँ कि आपके सामने मैं बहुत छोटा हूँ, पर सर मेरे प्यार पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा। मेरा प्यार प्राइसलेस है। मयंक के जवाब को सुनकर अरुण ने उसे देखा, उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगा। फिर जाते हुए उसने डोर के पास रुककर कहा, डॉक्टर ने कहा है आज शाम तक तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम्हारे हॉलीडेज खत्म हो गए हैं, सो कम बैक टू योर वर्क। अपनी बात पूरी कर अरुण चला गया। मयंक के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अरुण ने जो उसकी परीक्षा ली थी, मयंक अपनी ईमानदारी से उस परीक्षा में पास हो गया था। मयंक का प्यार सच्चा था, इसलिए उसे वो मिला जिसकी तमन्ना ही की थी। एपिसोड 136। फ्लैट की एक की ऋषभ के भी पास थी तो वो आसानी से अंदर आ गया। वो 3 बेडरूम फ्लैट था, ओपन किचन वाला, साइड में गैलरी थी जो बालकनी में जाती थी। उसने चारों ओर देखा पर पंछी उसे नजर नहीं आई। उसने दोनों बेडरूम चेक किए, पंछी वहां भी नहीं थी। जैसे ही वो तीसरे बेडरूम में गया तो पंछी बेड पर मेढक की तरफ फैली सो रही थी। उसे बेढंगेपन से सोते देख ऋषभ धीरे से मुस्कुराया और उसके बगल थोड़ी सी जगह बनाते हुए बैठ गया। उसने पंछी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। पंछी धीरे से कसमसाई और आंखें बंद किए हुए ही बोली, गुड मॉर्निंग। क्या तुम थोड़ा और सोना चाहती हो? ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, ये ट्रेन कितना हिलती है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे और सोना है। पंछी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, अच्छा ठीक है, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ऋषभ बोलते हुए उठा और पंछी को एक नज़र देखकर चला गया। उसने पहले शावर लिया और फिर किचन में आकर मोर्चा संभाला। क्या बनाऊँ इस लड़की के लिए? क्या पसंद होगा इसे खाने में? वो काउंटर पर रखी सब्जियों को देखते हुए बोला। माही अब पहले से ठीक थी, उसके पास आरव और ऋतिका रुके हुए थे, बाकी सब घर लौट गए थे। अरुण जो कई दिनों से सही से सोया नहीं था, वो शॉवर लेने के बाद बेड पे लेटा तो सो ही गया। पाखी जब शॉवर लेकर आई तो अरुण को सोता देखकर वो उसके पास बैठ गई।
उसने प्यार से अरुण को सहलाते हुए कहा, इतने दिन से आप अकेले कितना कुछ सह रहे थे, किसी से कुछ शेयर तक नहीं किया, सब अकेले सहते रहे। एक पल के लिए हमें भी लगा कि शायद हमने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके गलती की है, पर जल्दी ही हम समझ गए शिव जी की मर्जी से जुड़ा ये रिश्ता इतनी आसानी से भला कैसे टूट सकता था। उसने झुककर अरुण के गाल को अपने होठों से छू लिया तो अरुण ने भी होले से उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वो पलटा तो पाखी उसके सीने पर दोनों हाथ रखे झुकी थी। आप जाग रहे थे? पाखी ने सवाल किया। नहीं, पर तुम्हारी किसने जगा दिया? अरुण ने जवाब दिया और उसे कुछ और अपने ऊपर झुका लिया। अरुण ने उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, तो बताओ इतने दिन मेरे बिना कैसे रही तुम? उसकी उंगलियां पाखी के चेहरे पर घूम रही थीं। पाखी ने दोनों हाथ अरुण की गर्दन में लपेटकर कहा, कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, पूछो ना साथिया जुदाई की बातें। पाखी के इस अंदाज पर अरुण ने अपनी एक आईब्रो उठाई, फिर होले से मुस्कुराकर पाखी के माथे को अपने होठों से छूकर बोला, जो हाल दिल का उधर हो रहा था वो हाल दिल का इधर हो रहा था। पाखी ने होठों पर स्माइल लिए उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को कुछ और कसा और धीरे से उसकी नाक को अपनी नाक से छू लिया, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक बार फिर एक लंबी दूरी के बाद दो प्यार करने वाले एक दूसरे में खो गए। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट बनाकर एक बार फिर पंछी के रूम में गया, उसे उठाने तो हैरान रह गया। इस बार पंछी दिन को रात बनाए सो रही थी। ऋषभ ने ये देखकर अपना माथा पीट लिया। इस लड़की जा कुछ नहीं हो सकता। उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन की और पंछी को अपनी बाहों उठाकर बाथरूम में घुस गया। उसने शॉवर ऑन कर दिया। जैसे ही शॉवर का ठंडा पानी पंछी पर गिरा वो चौंक कर उठ गई। बारिश, बारिश, ये बारिश कब हुई? उसके मुंह से निकला। फिर ऋषभ का चेहरा देखकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची को शॉवर लेने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऋषभ बोला तो पंछी उसकी बातों पर चिढ़कर बोली, आप जाइए यहाँ से, मैं थोड़ी देर में शॉवर लेकर आती हूँ। सॉरी बट अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारी वजह से मुझे एक ही घंटे में 2 बार शॉवर लेना पड़ रहा है। बोलने के साथ ही उसने पंछी की कमर पर अपने हाथ कस दिए और उसकी आंखों में देखने लगा। पंछी की पलकें शॉवर के पानी से बार बार झपक रही थीं। ऋषभ की नज़र पानी में भीगे उसके होठों पर गई तो वो उसके ऊपर कुछ झुक सा गया। पंछी ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे छोड़िए प्लीज। और अगर मैं ना छोड़ूं तो? ऋषभ ने थोड़ा और झुकते हुए कहा और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमें हर पल को जीना चाहिए पंछी, इन पलों से मुंह मत मोड़ो, क्या पता आज ये पल है कल हो ना हो। पंछी ने एकदम से अपना हाथ ऋषभ के होठों पर रख दिया तो ऋषभ ने उसके हाथ को चूम लिया। वो कुछ सकपकाए और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो शुरुआत भी सही से नहीं हुई। पंछी की बातों पर ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, तो अभी कर लेते हैं शुरू से शुरुआत। उसकी कमर छोड़ उसने उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया, धीरे से अपने लब उसके गुलाबी लबों पर रख दिए। रोहित बेड पे बैठा कुछ सोच रहा था। काव्या शॉवर लेकर आई तो उसने रोहित को इतना टेंस देखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अब तो सब ठीक है ना? रोहित बेड से उठा और बालकनी में चला गया। काव्या भी उसके पीछे पीछे बालकनी में गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? काव्या ने उसके पीछे खड़े रहकर ही सवाल किया तो इस बार रोहित उसे जवाब देते हुए बोला, परेशानी की तो बात है ही काव्या, समझ नहीं आ रहा अरुण को कैसे बताऊं। पर बताना क्या है? काव्या ने समझी में सवाल किया। इशिता भाग गई है, रोहित उसकी तरफ देखते हुए बोला। वॉट? एपिसोड 137। रोहित ने जब ये कहा कि इशिता भाग गई है तो काव्या शॉक्ड रह गई थी। उसने गुस्से और हैरानी के भाव से कहा, ये लड़की पिछली जन्म में घोड़ी थी क्या? बार बार भागती रहती है भगोड़ी। उसके शब्दों में करवाहट थी और आंखों में गुस्सा।
पर वो भागी कैसे? उसे पुलिस ने हैंडकफ पहनाया था न उसे, फिर ये कैसे हो गया? काव्या ने रोहित की तरफ देखते हुए सवाल किया। वो खुद नहीं भागी है, उसे भगाया गया है, रोहित ने जवाब दिया। काव्या ने फिर पूछा, पर किसने उसे भगाया? अरे यार, उसके बाप ने, अविनाश मेहरा ने। वो पहले ही पार्टी से सबकी नज़रों से बचकर निकल चुका था। रोहित ने काव्या के सवालों से फ्रस्ट्रेट होकर कहा। हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सही से समझाइए। काव्या की बातों पर रोहित बोला, जब हम सब हॉस्पिटल में थे तब मुझे इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था और तभी पता चला अविनाश मेहरा ने कुछ लोगों को भेजा था जिन्होंने ने पुलिस वैन पर हमला किया और इशिता को भगा ले गए। यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? ऐसे सीन तो मूवी में होते हैं। गुंडों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और अपने साथी को भगा ले गए, काव्या ने मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा। बहुत शातिर है ये अविनाश मेहरा। सब हॉस्पिटल में टेंस थे इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा मैंने, पर अब बताना तो पड़ेगा। रोहित वन सोचते हुए कहा। तो देर क्यों कर रहे हैं आप? जीजू को जल्दी ही बताइए, इससे पहले कि फिर कोई कांड कर जाए। ये इशिता की बच्ची, काव्या ने उसे समझाया। तुम रहने दो, मैं करता हूँ। बोलने के साथ ही रोहित ने अरुण को कॉल कर दिया। प्यार में खोए दो लोगों की तंद्रा फोन के रिंग होने से टूट गई। अरुण ने झुके सर को ऊपर उठाते हुए कहा, कौन है यार ये? अपनी बीवी के साथ रोमांस भी नहीं करने देता। बोलने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा फ़ोन उठाया। कॉल रिसीव कर हेलो बोलते हुए उसने पाखी को देखा जो उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ से रोहित बोला, यार कुछ बताना था। अरुण ने उसकी बातों को इग्नोर कर कहा, साले कल तक काव्या की तुझे बहुत याद आ रही थी, अब जब वो तेरे सामने है तो मुझे क्यों पका रहा है? अबे जरूरी बात करनी है, कान खोलकर सुन। इशिता भाग गई है अरुण के सवालों से उसने चिढ़कर कहा। व्हाट? अरुण ने चौंकते हुए कहा। हाँ, रोहित ने आराम से कहा। ये कैसे हुआ? उसने हैरानी के भाव से पूछा। जैसे होता है, दो पैर थे उसके पास भी, हमारी तरह ही भाग गई वो उन्हीं दो पैरों से। मुझे सब बता, उसने गुस्से में पूछा। अरुण के पूछने पर रोहित ने उसे पूरी बात बताई। अरुण ने उससे बात कर चिराग को फ़ोन किया और रिसीव होते ही बोला, इशिता को ढूंढो इससे पहले कि वो फिर कुछ करें, और इस बार मिस्टर मेहरा को भी ढूंढो। बस बहुत हो गया इन दोनों की, बहुत नौटंकी झेल ली, अब इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरुण ने बात करके फ़ोन रख दिया। उसका मूड ऑफ हो गया था। पाखी ने भी उसकी बातें सुनी थी, उसे भी अब कुछ बातें समझ आ रही थीं। उसने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या इशिता ने फिर कुछ किया? वो भाग गई, उसने सर झुकाए हुए ही कहा। क्या? पाखी ने चौंक कर पूछा। मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी करे, अरुण ने एकटक शून्य में देखते हुए कहा। ऋषभ और पंछी शॉवर लेने के बाद दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी कब आ रही हैं? कल मम्मी और कोयल दोनों आ रहे हैं, पंछी ने खाते हुए कहा। तुम ऑफिस भी कल से ही ज्वाइन करना, आज घर रहकर रेस्ट करूं। वो क्या आपके फ्रेंड थे जो मुझे यहाँ लेकर आए? पंछी ने सूप पीते हुए कहा। हाँ, रिवान मेरा पार्टनर और दोस्त दोनों ही है, उसने जवाब दिया। क्या वो थोड़े पागल है? पंछी ने फिर सवाल किया। नहीं, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ऋषभ ने अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लिए कहा। क्योंकि वो हमसे अजीब अजीब सवाल कर रहे थे, पंछी ने कल की बातें याद करते हुए कहा। सवाल? कैसे सवाल? ऋषभ ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। मेरे पापा कभी लखनऊ गए हैं वगैरह वगैरह, पंछी ने बताया। ऋषभ समझ गया। वो मन ही मन खुद से बोला, ये रिवान भी ना एकदम गधा है, क्या जरूरत थी इसे पंछी से ये सब कहने की? हॉस्पिटल में आरव ऋतिका के हाथ को अपने हाथ में लिए उसके कंधे पर सिर टिकाए सो रहा था। वो पूरी रात नहीं सोया था। ऋतिका के कंधे पर सर रखते ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। ऋतिका उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी।
आरव के चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी, वो बहुत क्यूट लग रहा था। रितिका उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो कॉल मयंक की थी। अगर वो बात करती तो आरव की नींद खराब हो जाती, इसलिए उसने मयंक की कॉल कट कर उसे मैसेज में पूछा, क्या हुआ, कॉल क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, माही कहाँ है, सब ठीक तो है ना। उसका मैसेज पढ़कर रितिका ने टाइप किया, हाँ सब ठीक है, माही का फ़ोन उसके पास है, तुम उसे कॉल कर लो। उसने मयंक से बात कर आरव को देखा जो अभी भी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। इधर इशिता दिल्ली के आउटसाइडर एरिया के थी पुलिस से बचने के लिए। पुलिस इशिता को दिल्ली में हर जगह ढूंढ रहे थे। एपिसोड 138। इशिता आंखों में गुस्सा और नफरत लिए इधर से उधर टहल रही थी, तभी उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, डेड कहाँ है। वो सभी जो उसके सामने खड़े थे उसके ऐसे चिल्लाने से चौंक गए थे। उनमें से आगे आकर एक ने कहा, मैडम सर अभी दिल्ली में ही है, तो जाओ उन्हें लेकर आओ, मुझे मेरे डेड चाहिए वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। उसने हाथ में पकड़ी गन को सब पर तानते हुए कहा। उसके शब्दों की कटाक्ष और इस तरह उसका शब्दों पर जोर देना ये बता रहा था जो वो बोल रही है वो कर भी सकती है। सब उसका ये राक्षसी रूप देखकर डर गए। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। अविनाश मेहरा अपने रूम में बने सीक्रेट लॉकर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि वो चीज़ इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कहाँ गई वो फाइल, यहीं तो रखी थी। उसके बोलने के साथ ही उसके हाथ में डार्क ब्लू कॉलर की फाइल आ गई। उस फाइल को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी बिखर गई। आंखों में चमक लिए उसने फाइल खोली। ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अब इशिता के नाम कर दूंगा, फिर पूरे मेहरा एम्पायर की ऑनर वो बन जाएगी। इस अटॉर्नी के एक्सपायर होने से पहले मुझे ये सब इशिता को देना होगा। हमेशा से ही ये सब इशिता का था, वो यहाँ की प्रिंसेस है और वहीं रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इतना बोलकर अविनाश ने उस फाइल को बैग में रखा और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अविनाश अग्रेसिव टोन में बोला, और कितना टाइम लगेगा, तुम्हें जितने पैसे लगते हैं लगाओ, पर इस काम को जल्द से जल्द करो। मैं अब और उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता, समझे। तुम मेरी एक ही बेटी हैं और उसे सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, किसी भी हद तक जाऊँगा। दूसरी तरफ एक शख्स ने अविनाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उन्हें इंडिया से जाने के लिए दूसरी आईडी की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ इंडिया नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो करना है करो, पर जल्दी। पुलिस चारों तरफ उसे ढूंढ रही है और मुझे भी। ओके सर मैं कुछ करता हूँ, इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अविनाश ने अपने फ़ोन को मुट्ठी में भींचा और उसी लॉकर में से एक तस्वीर निकालकर उसे देखते हुए बोला, भाई साहब बड़ा रंगदार खून है आपका, मैं जितना उसे मिटाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही गहरा होता जा रहा है। मुझे तो लगा था उस रात सब खत्म हो गया, पर नहीं, वो आज भी जिंदा है। भले ही महेंद्र को शक हुआ था, पर मैंने उसके शक को यकीन में बदलने नहीं दिया। कभी किसी को सच पता नहीं चलेगा, मैं सच को कभी किसी के सामने आने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर उसने उस तस्वीर को लॉकर में रखा और चला गया। मेहरा मेंशन पूरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था, एक मेड तक नहीं थे। सबको सच पता चल गया था, हर जगह उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, तो सब खुद ही मेंशन छोड़कर चले गए थे। अविनाश मेहरा सबकी नज़रों से बचकर आया था। वो बाहर जाता उससे पहले ही कुछ आदमी अंदर आ गए। वो वही आदमी थे जिन्हें इशिता ने अविनाश को लेने भेजा था। इधर चिराग अपने आदमियों के साथ इशिता को ढूंढने में लगा था, पर उसे इशिता का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच 2 दिन बीत गए थे। रेखा और कोयल भी मुंबई से दिल्ली आ गई थीं। ऋषभ ने उसी बिल्डिंग में जहां उसका फ्लैट था, उसने पंछी के नाम से एक फ्लैट और खरीद लिया, जिसमें पंछी, कोयल और रेखा के साथ रह रही थी। माही भी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। अरुण ऑफिस में था जब ऋषभ उससे मिलने आया।
अब दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ फिर से एक प्रोजेक्ट में मिलकर काम करने का डिसाइड किया था। क्या इशिता के बारे में कुछ पता चला? ऋषभ ने सवाल किया। पुलिस चिराग सब ढूंढ रहे हैं उसे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला, अरुण ने मायूसी से कहा। डोंट वरी, वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। इंडिया छोड़कर तो जा नहीं सकती। नहीं जा सकती हैं वो फेक आइडेंटिटी के साथ। सही कहा, फिर तो हमें जल्दी उसे ढूंढना चाहिए। इस बार अरुण ने ऋषभ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कहा, छुपी हो तुम इशिता? तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं इस बार, उसने मन ही मन सोचा। तभी ऋषभ बोला, मैं यहाँ कुछ और बात भी करने आया हूँ। ऋषभ की आवाज़ सुनकर अरुण ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम शायद एक बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। बोलते हुए ऋषभ रुक गया, फिर कुछ सेकंड रुककर बोला, तुम तो जानते हो ना अरुण, मेरा रितिका के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, और उसके लिए तो मैं ही उसका सब कुछ हूँ। मोम डैड भाई फ्रेंड सब मैं ही हूँ। पर अब उसकी इस दुनिया में कोई और भी आ गया है जिसे वो अपने हमसफर के रूप में देखने लगी। वो उसे पसंद करती है, उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। ऋषभ बोल रहा था। अरुण उसकी बातें सुनते हुए ही मुस्कुराने लगा। उसने होठों पर स्माइल लिए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। पाखी ने मुझे पहले ही बता दिया था, इस बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही मोम डैड को। उसकी बात सुनकर ऋषभ के चेहरे का तनाव कम हो गया, उसके चेहरे पर अब खुशी आ गई। अरुण अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, बस अब तुम ये बताओ, मैं आरव की बारात लेकर कब आऊँ तुम्हारे घर? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम चाहो। मैं चाहता हूँ माही और आरव की शादी एक साथ हो। मुझे थोड़ा टाइम दो माही और मयंक के बारे में अभी मैंने मोम डैड को नहीं बताया है। ऋषभ उसकी बातों मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। तभी अरुण ने फिर से कहा, तुम कब कर रहे हो शादी? तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हें कोई मिला? मुंबई गए थे तुम, क्या वहाँ कोई मिली? अरुण की बातों पर ऋषभ ने हाँ में सर हिला दिया। रियली तुम्हें कोई मिल गई? आई वॉन्ट टू मीट हर। तो बताओ कब मिलवा रहे हो उससे? अरुण की बातों पर ऋषभ बोला, बहुत जल्द मैं उसे सबसे मिलवाऊंगा और तुम तो उसे देखते ही रह जाओगे। नो नो नो, पाखी जैसा दूसरा कोई नहीं तो सवाल ही नहीं उठता पाखी के सिवा। किसी और पर मेरी नजरें भी ठहरे। ऋषभ उसकी बातों पर कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचा, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। एपिसोड 139। अरुण बात करने के लिए अर्पणा के रूम में आया तो वो अपने डैड की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। महेंद्र अर्पणा से बात करते हुए कहते, मैंने कभी सोचा नहीं था अविनाश इतना गिर जाएगा। उसने इशिता को समझाने के बजाय उसे गलत करने से रोकने बजाय खुद उसका साथ दिया। वो इतना कैसे गिर सकता है? आप सही कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था इशिता इतनी खतरनाक होगी। भोली सा मासूम चेहरा लिए जब भी मेरे सामने आती थी, मैं तो उसे अरुण के दुल्हन के रूप में ही देखती थी। कभी नहीं सोचा था उसकी मासूमियत के पीछे उसका ऐसा चेहरा होगा जो धोखे और साजिशों से भरा था। अर्पणा ने महेंद्र का साथ देते हुए सोचते हुए कहा। कुछ सेकंड रुककर वो फिर बोली, इशिता का तो समझ आता है, उसका अरुण से शादी करने का ख्वाब टूटा इसलिए वो ऐसी हो गई। पर अविनाश भाई साहब, उन्हें क्या हो गया था? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वो अपनी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाए? वो क्यों उसका साथ दे रहे थे? अर्पणा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। अर्पणा की बातों ने महेंद्र के मन में शक के बीज बो दिए थे। दरवाजे के बाहर खड़ा अरुण सब सुन रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर सोच में वो भी पड़ गया। तभी महेंद्र ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। पाखी का चेहरा देखकर हम कितने खुश हुए थे और तुम भी तो मान गई थी उसे अपनी बहू बनाने के लिए।
महेंद्र की बातों पर अर्पणा बोली, मानती कैसे नहीं, आफ्टर ऑल उसका चेहरा मेरी बेस्ट फ्रेंड से इतना मिलता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पार्वती मेरे सामने हो, वो बिल्कुल पार्वती के जैसी हैं, वही नैन नक्श सब पार्वती जैसा ही तो है। उसने पार्वती को याद करते हुए कहा। हम पाखी का चेहरा देखकर कितना खुश हुए थे, पर वही खुशी अविनाश के चेहरे पर कभी नहीं दिखी। मैं तो उससे बात करने भी गया था, पूछा भी था उस रात के बारे में, पर उसने साफ मना कर दिया। फिर पाखी का बताना कि वो लखनऊ से है, उसकी बातें सुनकर पार्वती का चेहरा पाखी से इतना मिलना, ये सब एक इत्तेफाक लगा मुझे। महेंद्र ने पूरी बात समझाते हुए कहा। दरवाजे पर खड़े अरुण के कान खड़े हो गए। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या ये सच है कि पाखी का चेहरा पार्वती मेहरा से मिलता है? उसने भी तो कभी पार्वती मेहरा को नहीं देखा था, जब भी सुना था उनका नाम ही सुना था। पाखी का चेहरा किससे मिलता है? पापा बोलते हुए अरुण अंदर आया। वो अपने मन में उठे सवालों के जवाब जानना चाहता था, इसलिए वो अब बाहर न रुककर अंदर आ गया। उसे देखकर महेंद्र और अर्पणा दोनों चौंक उठे। उसने काउच पर बैठते हुए कहा, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी वाइफ का चेहरा किससे मिलता है। तुम्हारी आंटी पार्वती से, अर्पणा ने स्माइल करते हुए कहा। क्या ये सच है? अरुण ने कंफर्म करना चाहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तुम भी देखोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। बोलते हुए अर्पणा उठी और कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। महेंद्र ने अरुण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो मेरी और आकाश की कॉलेजिंग साथ हुई है। उसी कॉलेज में तुम्हारी और तुम्हारी आंटी भी थी, ये दोनों ही हमारी जूनियर थीं। वाओ डैड, आप अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो, वो भी मुझे बुलाए बिना? मैं भी सुनूंगा, मुझे भी जानना है आपकी और माँ की लव स्टोरी कैसी थी। आरव अरुण को ढूंढते हुए महेंद्र के रूम में आया तो उसने भी सब सुन लिया। वो एक्साइटेड था अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। महेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा, तो अब माही को भी बुला लाओ, सबको साथ ही बताता हूँ, वरना बाद में वो भी शिकायत करेगी कि डैड ने मुझे नहीं बताया। ओके डैड, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर आरव वहाँ से उठ खड़ा हुआ और माही को लेने चला गया। अर्पणा कबर्ड में अभी भी अपनी कॉलेज के पुराने दिनों की एल्बम ढूंढ रही थी। आरव कुछ ही देर में माही को ले आया। माही ये सुनकर ही एक्साइटेड हो गई थी कि आज उसे अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी सुनने को मिलेगी। डैड, आई एम सो एक्साइटेड, प्लीज सुनाए ना। माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह महेंद्र के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ उसे हिलाते हुए कहा। महेंद्र ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बताता हूँ, पहले तुम बैठो। तुम्हारी माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड पार्वती दोनों ही मेरे और आकाश की जूनियर थीं। हमारे कॉलेज के कुछ रूल्स थे, अगर जूनियर को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीनियर की मदद ले, उन्हें कंप्लेन करें। मिल गया, अर्पणा ने जोर से कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। अर्पणा हाथ में एक बड़ी सी एल्बम लेकर आई और महेंद्र के बगल बैठ गईं। महेंद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, एक दिन तुम्हारी माँ अपनी सहेली पार्वती के साथ हमारे पास कंप्लेन लेकर आई, कॉलेज के कुछ लड़के उन्हें परेशान करते हैं। तो फिर आपने क्या किया? डैड, माही एक्साइटेड होते हुए बोली। फिर मैंने और आकाश ने लड़कों को मारा और धमकी दी, अगर उन लोगों ने दोनों को फिर से परेशान किया तो अगली बार हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। महेंद्र ने ये बात बहादुरी के साथ बताई जैसे आज वो पहले वाले टाइम में हो। क्या बात है डैड, आपने मोम के लिए फाइट की? आरव ताली बजाते हुए बोला। अरुण के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी, पर अर्पणा वो महेंद्र को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अब बच्चों से भी झूठ बोलेंगे आप? कम से कम अपने बच्चों को तो सच बताए, अर्पणा ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो महेंद्र हड़बड़ाते हुए बोले, झूठ? कैसा झूठ, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए लड़ाई तो की थी उन लोगों से। अच्छा, इतना बोलकर अर्पणा ने तीनों को देखा और बोली, सच मैं बताती हूँ,
ये सच है कि उन लड़कों के मिसबिहेव के बाद मैं और पार्वती उन लोगों की कंप्लेन लेकर इनके पास गई थी और इन्होंने हमारे लिए लड़ाई भी की थी, पर बाद में पता चला ये सब दोनों का प्लान था हमें फंसाने के लिए। उन लड़कों ने भी इनके ही कहने पर हमें परेशान किया था। ये दोनों ही हम दोनों को इम्प्रेस करना चाहते थे। अर्पणा की बातों पर आरव और माही दोनों ने एक साथ कहा वो। तो वहीं अरुण सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके डैड ने उसकी मॉम को पटाने के लिए क्या क्या किया था अपनी जवानी में, उससे ये सब सोच सोच कर ही हंसी आ रही थी। महेंद्र कुछ शर्मिंदा होते हुए नजरें झुकाए इधर उधर देख रहे थे। अर्पणा ने उन्हें एक नज़र देखकर एल्बम खोल दी। सब अर्पणा और महेंद्र की कॉलेज से फोटोज देखने लगे। अर्पणा उन्हें बताते जा रही थी उन फोटोज में कौन कौन है। तभी आकाश और पार्वती की भी फोटो आई, जिसे देखकर वो तीनों ही शॉक्ड रह गए। ये है पार्वती आंटी। एपिसोड 140। अर्पणा उन्हें कॉलेज के दिनों के फोटोज दिखा रही थी। उन फोटोज में अर्पणा और महेंद्र दोनों ही यंग थे और काफी अच्छे दिख रहे थे। माही अर्पणा की फोटो को देखते हुए बोली, वाओ मोम, आप कितनी प्रीटी लग रही हूँ इन फोटोज में। माही की बातों पर अर्पणा मुस्कुरा दी। तभी आरव बोला, डैड यू आर सो कूल। अरुण भी मुस्कुराते हुए बोला, बोथ ऑफ यू आर रियली मेड फॉर ईच अदर। उसकी बातें सुनकर अर्पणा और महेंद्र दोनों ही मुस्कुरा दिए। माही एल्बम के पन्ने पलट रही थी। तभी उसने एक फोटो पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, माँ क्या ये कौन है? सबने उस फोटो को देखा। अरुण, आरव, माही तीनों ही उस फोटो को देखकर हैरान थे। तभी अर्पणा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी पार्वती आंटी हैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या ये है पार्वती आंटी? इनकी शक्ल तो, मेरा मतलब है पाखी भाभी तो सैम इनके जैसे ही दिखती है। माही ने हैरानी के भाव से कहा। अरुण उस फोटो को अभी भी ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना कैसे मिल सकता है। माही के सवाल पर उसने भी अर्पणा की तरफ देखा। अर्पणा ने कहा, तुम लोगों की तरह हम भी पहले पाखी को देखकर शॉक्ड रह गए थे। अरुण अभी भी एकटक उन फोटोज को देख रहा था। उसे थोड़ी देर पहले कही गई अर्पणा और महेंद्र की बात याद आ रही थी। वो टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगा था, पर उसे कोई जोड़ नहीं दिख रहा था उनका। उसे कहीं से कुछ तो मिसिंग लग रहा था। उसने सोचते हुए ही कहा, आरव, चीकू, तुम दोनों जाओ, मुझे माँ पापा से अकेले में बात करनी है। कुछ सेकंड के लिए वो दोनों चौंके थे, पर अगले ही अरुण की बात मानकर दोनों ही चले गए। उनके जाते ही अर्पणा ने पहले एक नज़र महेंद्र को देखा, फिर अरुण को देखते हुए बोली, बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? अरुण ने दोनों को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, आपसे हमेशा सुना कि आकाश अंकल और आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने आपकी हेल्प भी की थी जब आप बैंकरप्ट होने वाले थे। वो एक अच्छे इंसान थे, फिर अचानक ही वो लोग। बेटा, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब समय के अनुसार होता है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है। हाँ, ये बहुत गलत हुआ कि उस हादसे में उसका पूरा परिवार ही चल बसा। महेंद्र ने उसे समझाते हुए अफसोस के साथ कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ऐसा क्या हुआ था कि उनका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया? अरुण ने पूछा तो महेंद्र ने सर झुका लिया। वो रात बहुत भयानक थी। उस एक रात ने सब बदल दिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे छीन गया, साथ ही दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का हमारा वो सपना भी टूट गया। महेंद्र ने बेहद अफसोस के साथ कहा, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का? ये आप क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं, उसने कंफ्यूजन में न समझी से कहा। हाँ, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। तुम उस वक्त 6 साल के थे जब आकाश के घर लक्ष्मी आई थी। हम सब बहुत खुश थे उसके आ जाने से। उसका तो नामकरण भी नहीं हुआ था जब उसका तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया गया था। महेंद्र बोल रहे थे। अरुण उन्हें देखते हुए उनकी बातें सुन रहा था।
जिस दिन वो सब हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और एक पूरा परिवार जिनमें अभी खुशियों ने दस्तक ही दिया था कि तभी वो खुशियां मातम में बदल गई। वो पूरा परिवार उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अरुण को बहुत अफसोस हुआ पर उसे कहीं कुछ खटका था। ऐसे अचानक एक्सीडेंट होना और उसमें पूरा परिवार का खत्म हो जाना अरुण खटका। उसने सोचते हुए कहा, क्या एक्सीडेंट नेचुरल था या प्लान? महेंद्र ने उसकी बातों पर उसकी ओर देखा तो अरुण बोला, मेरा मतलब है क्या पता उनके किसी राइवल ने ये किया हो। हमें भी पहले कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने बेस्ट ऑफिसर से इस केस की जांच करवाई थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने पर भी कुछ पता नहीं चला। सभी को इस बात को मानना पड़ा कि वो हादसा नियति में था, पर मुझे नहीं लगता ऐसा। कहीं कुछ तो ऐसा है जो अब तक छुपा है, अरुण ने कहा तो महेंद्र उसे सावलिया नजरों से देखने लगा और उसे देखते हुए ही बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी हम सब देखा, इशिता और अविनाश अंकल किस हद तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। अरुण को बीच के टोकते हुए महेंद्र ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो आकाश के एक्सीडेंट के पीछे अविनाश का हाथ था? मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मुझे बस शक है और होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरुण की बातें सुनकर इतनी देर से खामोश बैठी अर्पणा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मैं भी अरुण की बात से सहमत हूँ। जिस तरह से उनका असली चेहरा हमारे सामने आया है उससे तो यही लगता है। और वैसे भी अविनाश है तो एक सौतेला भाई है। अर्पणा की बात सुनकर अरुण चौंका, क्या अविनाश अंकल आकाश अंकल के सगे भाई नहीं हैं? उसके सवाल पर दोनों ने ही नमे सर हिला दिया। आकाश के पिता ने 2 शादी की थीं, पर आकाश अविनाश को सगे भाई से बढ़कर मानता था। महेंद्र बोला, मेहरा कॉरपोरेशन के सीईओ के लिए उनके डैड ने किसे चुना था? अरुण के इस सवाल में पॉइंट था और तभी महेंद्र का माथा भी ठनका और उसे कुछ पुरानी बातें याद आईं। तभी उसने सोचते हुए कहा, मुझे याद है जब अंकल ने आकाश को सीईओ बनाया था तभी उन्होंने विल बनाई थी। उन्होंने अपनी विल में साफ साफ कहा था उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा उन्होंने आकाश के नाम किया था और बाकी का 30% अविनाश के नाम। ये सुनकर अरुण धीरे से मुस्कुराया जैसे उसे सब समझ आ गया हूँ। महेंद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उन दिनों अविनाश कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था पर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया था, वो पहले की तरह ही रहने लगा था। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।